नमस्कार प्रिय बंधुओं, पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रकाश चौधरी व्याख्याता हिंदी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, आज ही अपन पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज ये हिंदी साहित्य के इतिहास की अपनी पहली क्लास होगी और दोस्तों अपन संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। संपूर्ण साहित्य का इतिहास में आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा और जो आज की जो अपनी क्लास है उसका हेडिंग है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका। हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी भूमिका के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। किसके बारे में चर्चा करेंगे? भूमिका के बारे में। भूमिका के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे कि भूमिका में क्या क्या पढ़ेंगे अपन इस भूमिका में। तो सबसे पहले अपन दोस्तों हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी शब्द बना कैसे है, किस भाषा का यह शब्द है। उसके बाद में अपन साहित्य शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है, बना कैसे है, साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। और अंत में अपन पढ़ेंगे कि इतिहास शब्द का अर्थ, इसकी परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा और साहित्य में इतिहास का महत्व है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। दोस्तों प्राचीन काल में भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी प्रवाहित होती थी। प्राचीन काल में भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी प्रवाहित होती थी और प्राचीन काल में भारत के ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। किसके साथ व्यापारिक संबंध थे दोस्तों? ईरान के साथ। भारत का प्राचीन काल में ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। और कौन सी नदी बहती थी प्राचीन काल में भारत के उत्तर पश्चिम में? सिंधु नदी बहती थी दोस्तों। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी नदी बहती थी दोस्तों? सिंधु नदी बहती थी। और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो ईरानी लोग हैं वो उच्चारण की भिन्नता, उनमें उच्चारण की भिन्नता थी क्योंकि वो श को है बोलते थे। ईरानी लोग हैं वो श को क्या उच्चारित करते थे? है उच्चारित करते थे। ध को द उच्चारित करते थे वो, और फ को प उच्चारित करते हैं। ईरानी लोग हैं वो श को है उच्चारित करते थे, ध को द उच्चारित करते थे और फ को प उच्चारित करते थे। इसलिए ईरानी लोग सिंधु को हिंदू नदी कह करके पुकारते थे। ईरानी लोग हैं वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कह करके पुकारते क्योंकि श को वो है उच्चारित करते हैं और ध को द उच्चारित करते थे। मात्राएं वैसी की वैसी रहेंगी। अब श को क्या उच्चारित करते थे? है उच्चारित करते थे वो, और ध को द उच्चारित करते थे। इसलिए सिंधु नदी को क्या कह करके पुकारते थे दोस्तों? वो हिंदू नदी कह करके पुकारते थे। ईरान का प्राचीन नाम पार्शिया भी था।
और क्योंकि वहां पर पारसी लोग अधिक रहते थे। ईरान का प्राचीन नाम पार्शिया था क्योंकि वहां पर पारसी लोग अधिक रहते थे। तो ईरानियों का जो धार्मिक ग्रंथ है जैन अवस्था, उसमें भी सिंधु नदी को हिंदू नदी कह करके पुकारा गया है। अब हिंदू सिंधु से हिंदू बन गया। अब भाषा की परिवर्तनशीलता और भाषा की सहजता की दृष्टि से हिंदू से हिंद शब्द का निर्माण हुआ, हिंदू से हिंद शब्द बना। भाषा की परिवर्तनशीलता एवं बोलने की सुविधा की दृष्टि से हिंदू से हिंद शब्द का विकास हुआ दोस्तों। हिंद शब्द में फिर आगे इक प्रत्यय लगकर ईरानी भाषा का इक प्रत्यय लगकर हिंदीक शब्द बना। फिर आगे कौन सा शब्द बना दोस्तों? हिंदीक। इक प्रत्यय लगकर ईरानी भाषा का इक प्रत्यय लगकर हिंदीक शब्द बना। हिंद शब्द में ईरानी भाषा का इक प्रत्यय लग करके हिंदीक शब्द बना। हिंदी का अर्थ होता है हिंद का, हिंदी का अर्थ होता है हिंद का। हिंद का। फिर आगे भाषा की परिवर्तनशीलता और भाषा का विकास क्रम आगे जो जो चलता गया, तब इस हिंदी शब्द का जो क है इसका लोप होकर के और बाद में हिंदी शब्द का उद्भव हुआ। हिंदी यहां पर इसका क का लोप होकर के और फिर क्या बना? हिंदी शब्द बना दोस्तों। तो इस तरह हिंदी शब्द की उत्पत्ति है दोस्तों कि प्राचीन काल में भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नाम की नदी बहती थी और भारत के प्राचीन काल में ही ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो जो ईरानी लोग थे वो स को है उच्चारित करते थे और ध को द उच्चारित करते थे और ठ को प उच्चारित करते थे, इसलिए वो सिंधु को हिंदू नदी कह करके पुकारते थे। फिर भाषा की सहजता की दृष्टि से हिंदू शब्द से हिंद शब्द बना और फिर हिंद शब्द में इक प्रत्यय लगकर ईरानी भाषा का इक प्रत्यय लगकर हिंदी शब्द बना और हिंदी का शाब्दिक अर्थ होता है हिंद का। फिर आगे चल करके हिंदी में से क का लोप हो गया, हिंदी में क वर्ण का लोप हो गया और बाद में शब्द बना हिंदी। तो इस प्रकार दोस्तों सिंधु नदी से हिंदी शब्द का विकास हुआ है कि संस्कृत भाषा का संस्कृत भाषा में सिंधु, फारसी में हिंदू हो गया। फारसी में क्या हो गया? हिंदू। संस्कृत भाषा का जो सिंधु शब्द है वो फारसी भाषा में हिंदू हो गया। अतः सिंधु नदी के पश्चिम में रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले निवासियों को हिंदू कहा, उस भूभाग को हिंद कहा और उनकी भाषा हिंदी कहलाई। एक बार दोबारा सुन लो कि सिंधु नदी के पश्चिम में रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व के निवासियों को हिंदू कहा, उस भूभाग को हिंद कहा और उनकी भाषा हिंदी कहलाई। अब ईरान है, देखो दोस्तों ईरानियों की उच्चारण भिन्नता के कारण है सिंधु शब्द से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। ईरान का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? पारसिया भी था। ईरान का प्राचीन नाम पारसिया था। तो वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती थी? पारसी भाषा बोली जाती थी दोस्तों। ईरान का प्राचीन नाम पारसिया था, वहां पर पारसी भाषा भी बोली जाती थी, फारसी भाषा भी बोली जाती थी वहां पर। और कौन सी भाषा बोली जाती है? फारसी। और ईरानी भाषा भी बोली जाती थी। ईरान में पारसी लोग, ईरान का प्राचीन नाम पारसिया था क्योंकि वहां पर पारसी लोग अधिक रहते थे, इसलिए ईरान में पारसी भाषा भी बोली जाती थी, फारसी भाषा भी बोली जाती थी क्योंकि फेको पे उच्चारित करते थे, वो फेको क्या पे उच्चारित करते थे और ईरानी भाषा भी बोली जाती थी। इसलिए दोस्तों हम इस निष्कर्ष पर पूछते हैं कि जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा या पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि हिंदी शब्द किस भाषा का है तो अपना उत्तर होगा फारसी, पारसी या ईरानी भाषा। कि 1500 ईसा पूर्व के समय की बात है जब आर्य लोग ईरानी या दर्द लोगों से बिछुड़कर सिंधु नदी के आसपास
रहने लग गए थे। उस समय तो ये हिंदी शब्द एक स्थान विशेष के लिए ही प्रयुक्त होता था, लेकिन जब आर्य लोग संपूर्ण भारत में आगे बढ़ने लगे, त्यों त्यों हिंदी शब्द ये भी अपना व्यापक दायरा ग्रहण करने लगा। तो आर्य लोग जो जो आगे बढ़े, तब त्यों त्यों हिंदी शब्द का भी विकास आगे होता रहा। तो अब दोस्तों कि अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, हिंदी शब्द किस भाषा का है, हिंदी शब्द किस भाषा का है। तो दोस्तों अपना उत्तर होगा फारसी। पारसी भी बोल सकते हैं और ईरानी भी बोल सकते हैं अपन, तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। फारसी, पारसी या ईरानी, हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो आपका उत्तर होगा फारसी, पारसी या ईरानी। क्लियर ये बात आपको बिल्कुल समझा दिया गया कि अपन हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में, कि प्राचीन काल में भारत में सिंधु नदी बहती थी, और जो ईरान के साथ व्यापारिक संबंध, जो ईरानी जो लोग थे वो सेको है, देखो दे और फेको पे उच्चारित करते थे, इसलिए वो सिंधु को हिंदू नदी कह करके पुकारते थे दोस्तों। हाँ, अब देखो निष्कर्ष। ईरानियों या पारसियों की उच्चारण भिन्नता एवं भाषा की परिवर्तनशीलता एवं भाषा की लगातार परिवर्तनशीलता के कारण हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई, के कारण हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। यह है दोस्तों हिंदी शब्द के बारे में अपने चर्चा की कि हिंदी शब्द है वो किस भाषा का। क्वेश्चन यही बन सकता है आपको परीक्षा में, बस क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। रेलवे के एग्जाम में आया हुआ भी है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो फारसी, पारसी या ईरानी, बस आपको ये इतना ही ध्यान रखना है और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में अपन चर्चा करेंगे।
साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति दोस्तों, साहित्य शब्द वो स प्लस हित प्लस ये के योग से बना। कैसे बना दोस्तों? स प्लस हित प्लस ये। साहित्य शब्द है वो दोस्तों स प्लस हित प्लस ये के योग से बना है। अब इसका जो अर्थ है वो है, देखो दोस्तों, साहित्य का अर्थ क्या होता है? एकत्र करना या मिलना। एकत्र करना या मिलना। अर्थात गद्य एवं पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ, वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं, जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। लिखे रहते हैं। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति। साहित्य शब्द स प्लस हित प्लस ये के योग से बना दोस्तों। स उपसर्ग है, हित मूल शब्द है इसमें, और ये प्रत्यय है दोस्तों। अर्थ होता है कि एकत्र करना या मिलना। अर्थात गद्य एवं पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। गद्य एवं पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं परिभाषाएं, कि साहित्य शब्द की परिभाषाएं किन किन विद्वानों ने साहित्य की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो देखो, परिभाषाओं में नंबर 1 पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखो साहित्य की क्या परिभाषा दी है दोस्तों, सुनो ध्यान से। बहुत ही अच्छी परिभाषा है और कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के स्वरूप साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, कि प्रत्येक देश का साहित्य
प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि मैं संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। अब परिभाषा हालांकि बहुत बड़ी है, 6-7 लाइनों की परिभाषा हो जाती है, लेकिन अपन इनमें से एक शब्द को लेकर के चलेंगे और उसी शब्द के द्वारा अपन इस परिभाषा तक पूछ सकते हैं कि ये किसकी परिभाषा है। तो इस परिभाषा में एक शब्द आया था कि चित्तवृत्ति। कौन सा शब्द आया? चित्तवृत्ति। ये शब्द आया दोस्तों। अपन को इसी शब्द को लेकर के सिर्फ याद रखना है। कौन सा शब्द? यही चित्तवृत्ति शब्द याद रखना है अपन को सिर्फ, और कोई याद करने की जरूरत नहीं। चित्तवृत्ति का अर्थ होता है चित्त या मन की वह अवस्था जिसमें मनुष्य विचार करता है। चित्त की अवस्था भी बोल सकते हैं या चित्त की गति भी कह सकते हैं। चित्त या मन की वह अवस्था जिसमें मनुष्य विचार करता है, चित्त की अवस्था या गति भी कह सकते हैं इसको। तो आपको सिर्फ और सिर्फ चित्तवृत्ति शब्द जहां भी दिख जाए वो परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की होगी। सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चित्तवृत्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चित्तवृत्ति शब्द से जोड़ करके रखो आप। परिभाषा, पूरी परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव परिभाषा में ट्रिक से भी अपन काम चला सकते हैं। वहां से समय की भी बचत होगी और आपको याद करने में भी सरलता होगी दोस्तों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो परिभाषा दी है उसमें सिर्फ चित्तवृत्ति शब्द को आप ध्यान में रखें दोस्तों। अब नंबर 2 पर जो परिभाषा आती है वो दोस्तों आती है फ्रेंच विद्वान तेन। फ्रेंच विद्वान है एक, विद्वान तेन। फ्रेंच विद्वान तेन या वेन भी कह सकते हैं। फ्रेंच विद्वान तेन या वेन, इन्होंने देखो क्या परिभाषा दी है साहित्य के संबंध में। साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के संबंध में 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं। साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के संबंध में प्राय 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं। और वो 3 प्रकार के तत्व इन्होंने क्या बताए? जो 3 प्रकार के, वो नंबर 1 पर है जाति, नंबर 2 है वातावरण, और नंबर 3 है दोस्तों क्षण विशेष। ये दोस्तों इन्होंने 3 लक्षण बताए। फ्रेंच विद्वान तेन या वेन महोदय ने क्या दिया परिभाषा साहित्य के संबंध में कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में प्राय 3 तत्व सक्रिय रहते हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। आपको ये 3 नाम याद रखने दोस्तों, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। कई बार प्रश्न घुमा करके भी पूछ सकता अगला कि तेन महोदय ने के द्वारा जो 3 तत्व बताए गए साहित्य की परिभाषा में, उसमें कौन सा नहीं है। 3 ये देते, 1 चौथा और दूसरा देते, इसलिए आपको तीनों नाम याद रखने हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। देखो इनको क्या क्या। जाति दोस्तों, जाति का अर्थ होता है जातीय परंपरा। जिस समय साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था उस समय वहां की जातीय परंपराओं के बारे में। वातावरण, इसका अर्थ है राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण से संबंधित है ये।
राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण। राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण। और क्षण विशेष का अर्थ है सामयिक परिस्थितियां। सामयिक परिस्थितियां दोस्तों। जाति का अर्थ है जातीय परंपरा, वातावरण का राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, और क्षण विशेष का सामयिक परिस्थितियां, तत्कालीन परिस्थितियां। तो आपको सिर्फ याद ये 3 अक्षर रखनी है। अर्थ नहीं पूछेगा कि जाति का क्या मतलब होता है, वातावरण का क्या अर्थ होता है, क्षण विशेष का क्या अर्थ होता है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर। लेकिन आपको ये लगता है कि फ्रेंच जो विद्वान थे तेन या वेन, उन्होंने जाति, वातावरण और क्षण विशेष इन 3 तत्व को साहित्य की परिभाषा में सक्रिय रूप से शामिल किया है। तो ये होगी अपनी फ्रेंच विद्वान तेन की परिभाषा दोस्तों। अपन ने 1 नंबर की परिभाषा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा पढ़ी दोस्तों। इनके अलावा कुछ अन्य भी परिभाषा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूं आपको एक बार कि साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं एवं मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। दोबारा सुनो कि साहित्य के इतिहास में हम मानवीय क्रियाकलापों एवं प्राकृतिक घटनाओं के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं कि जो परिभाषाएं दी है मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और तेन या जो वेन महोदय फ्रेंच विद्वान, इनके इन परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन विश्लेषण, कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन विश्लेषण युगीन चेतना एवं साहित्यकार की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के संदर्भ में करना चाहिए। कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन विश्लेषण युगीन चेतना एवं साहित्यकार की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। युगीन प्रवृत्तियां, युग चेतना, प्रवृत्तियों का अर्थ तो विशेषता होता है दोस्तों। प्रवृत्तियों का अर्थ क्या होता है? विशेषता। और युग चेतना, युग चेतना तत्कालीन जीवन की विचारधाराएं जो उस युगीन जीवन में चेतना का संचार पैदा करती हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं अपने की कुछ वह यह है कि साहित्य के इतिहास के अध्ययन विश्लेषण में निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। साहित्य के इतिहास दर्शन के अंदर निम्न तत्वों का समावेश किया जा सकता है। साहित्य के इतिहास दर्शन में निम्न तथ्यों का समावेश किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। निम्न तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए।
साहित्य के इतिहास दर्शन में निम्न तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए। मतलब एक साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए साहित्यकार में किन किन तथ्यों का होना आवश्यक है, वो है दोस्तों। तो देखो अपन चर्चा करते हैं नंबर 1 पर कि क्या होनी चाहिए उसमें साहित्यकार के अंदर। नंबर 1 पर है साहित्यकार की साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन। साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन। साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन। साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन होना चाहिए। नंबर 2 है युगीन चेतना का अध्ययन। युगीन चेतना का अध्ययन। नंबर 3 है दोस्तों साहित्य के सांस्कृतिक परंपरा का अध्ययन। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का अध्ययन। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का अध्ययन। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का अध्ययन। नंबर 1 पर है दोस्तों साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन। नंबर 2 है युगीन चेतना का अध्ययन। नंबर 3 है साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का अध्ययन। नंबर 4 है साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा एवं परंपरा का द्वंद्व एवं उसके स्रोत का अध्ययन। और नंबर 5 है दोस्तों साहित्यकार द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति। नंबर 4 है साहित्यकार की नैसर्गिक साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा एवं परंपरा का अध्ययन। साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा एवं परंपरा के द्वंद्व का अध्ययन एवं परंपरा के द्वंद्व का अध्ययन। एवं उसके स्रोत का अध्ययन। एवं उसके स्रोत का अध्ययन। साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा एवं परंपरा का द्वंद्व एवं उसके स्रोत का अध्ययन। और अंतिम जो पॉइंट है दोस्तों वो 5वां, वो ये है कि साहित्यकार द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति। साहित्यकार द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति। साहित्यकार द्वारा
अभिष्ट की प्राप्ति। अभिष्ट अभि प्लस इष्ट से मिलकर के बना दोस्तों, अभिष्ट शब्द है वो अभि प्लस इष्ट से मिलकर के बना है। अभिष्ट का अर्थ होता है वांछित या चाहा हुआ, वांछित या चाहा हुआ। दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ संधि का भेद है। अभी प्लस इष्ट, भी छोटी और ई भी छोटी आएगी अभिष्ट। अभिष्ट का अर्थ होता है वांछित या चाहा हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों की साहित्य के इतिहास दर्शन में निम्न तथ्यों का समावेश किया जा सकता है। इन तथ्यों का समावेश होना चाहिए एक साहित्यकार के अंदर। एक साहित्यकार के अंदर अगर वो साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखना चाहता है तो इन तथ्यों का समावेश होना चाहिए उसके अंदर। तो पहला नंबर का पॉइंट है वह दोस्तों वो है कि साहित्य की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन। मतलब साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व, साहित्यकार प्रतिभाशाली होना चाहिए तभी वो साहित्य ग्रंथ लिख सकता है। नंबर 2 है युगीन चेतना का अध्ययन। नंबर 2 है युगीन चेतना का अध्ययन। युगीन चेतना का यहां पर अर्थ है कि तत्कालीन युग की विचारधाराएं जो युगीन जीवन में चेतना का संचार करती हैं। तत्कालीन युग की विचारधाराएं जो युगीन जीवन में चेतना का संचार करती हैं। युगीन चेतना का अध्ययन मतलब तत्कालीन युग की विचारधाराएं जो युगीन जीवन में चेतना का संचार करती हैं। यह इसका मतलब युगीन चेतना का। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का अध्ययन। नंबर 3 का पॉइंट है साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का अध्ययन होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4 है साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा एवं परंपरा के द्वंद्व का अध्ययन एवं उसके स्रोत का अध्ययन। साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा एवं परंपरा के द्वंद्व का अध्ययन एवं उसके स्रोत का अध्ययन। और नंबर 5 है साहित्यकार द्वारा अभिष्ट की प्राप्ति, यश या अर्थ की प्राप्ति। मतलब कोई भी साहित्यकार अगर ग्रंथ की रचना करेगा तो लास्ट में उसको इच्छा होगी कि इस ग्रंथ को लिखने के बाद या तो मुझे यश मिले और या मुझे अर्थ की प्राप्ति हो। अलग अलग इच्छा अनुसार साहित्यकार अपने ग्रंथ की रचना करते हैं कि कुछ इतिहासकार तो या साहित्यकार तो यश की प्राप्ति के लिए ग्रंथों की रचना करते हैं और कुछ साहित्यकार हैं वो अर्थ की प्राप्ति के लिए अपने ग्रंथों की रचना करते हैं। तो दोस्तों साहित्य के इतिहास दर्शन में जिन तथ्यों का अपन ने समावेश किया, इन तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि साहित्य का इतिहास आलोचना नहीं है। साहित्यकार कृति का मूल्यांकन युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप में नहीं। क्या निष्कर्ष निकलता है इनसे कि साहित्य का इतिहास उक्त तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि साहित्य का इतिहास आलोचना नहीं है। साहित्य का इतिहास आलोचना नहीं है। इतिहासकार कृति का मूल्यांकन युगीन प्रवृत्तियों
प्रवृत्तियों का अर्थ होता है दोस्तों विशेषताएं। प्रवृत्तियों का अर्थ होता है विशेषताएं। उस युग की विशेषता इतिहासकार कीर्ति का मूल्यांकन युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में करता है। युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में करता है। इतिहासकार युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से नहीं। उक्त तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि साहित्य का इतिहास आलोचना नहीं है। साहित्य का इतिहास क्या है दोस्तों? आलोचना नहीं है। इतिहासकार कीर्ति का मूल्यांकन, इतिहासकार कीर्ति का जो मूल्यांकन है वो युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप में नहीं। युगीन प्रवृत्तियां, यह शब्द इंपॉर्टेंट है। युगीन प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियों का अर्थ होता है विशेषताएं। उस युग की जो प्रवृत्तियां होती है, युग माने समय या काल। युग का अर्थ होता है समय या काल, मतलब जिस समय साहित्य का इतिहास ग्रंथ का निर्माण किया जा रहा था उस युग की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के संदर्भ में इतिहास ग्रंथ की रचना होती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। साहित्यकार स्वतंत्र रूप से इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता। आलोचना में जहां मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, आलोचना में जहां मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, वही इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों के सापेक्ष साहित्य के विश्लेषण पर। आलोचना में जहां आलोचना में जहां मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, आलोचना में जहां मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, आलोचना में जहां मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, वहीं इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों के सापेक्ष साहित्य के विश्लेषण पर, सापेक्ष साहित्य के विश्लेषण पर कि दोस्तों इतिहास आलोचना नहीं है। इतिहास आलोचना नहीं है। इतिहासकार कीर्ति का मूल्यांकन युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं करता। वो आलोचना में जहां मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, वहीं इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों के सापेक्ष साहित्य के विश्लेषण पर। आगे चलकर दोस्तों कुछ जर्मन चिंतकों ने साहित्य के संबंध में अपने विचार रखे हैं। जर्मन चिंतकों ने क्या विचार रखे दोस्तों? देखो, साहित्य इतिहास की व्यवस्था के संबंध में जर्मन चिंतकों
जर्मन चिंतकों द्वारा युग चेतना का सिद्धांत दिया है। साहित्य की व्यवस्था के संबंध में जर्मन चिंतकों द्वारा युग चेतना, जर्मन चिंतकों द्वारा क्या दोस्तों, युग चेतना का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना, तदयुगीन चेतना के रूप में करनी चाहिए, के रूप में करनी चाहिए। यह है दोस्तों, देखो कि नोट लगा करके मैंने बताया आपको विशेष तौर से कि साहित्य इतिहास की व्यवस्था के संबंध में, साहित्य इतिहास की व्यवस्था के संबंध में जर्मन चिंतकों, जर्मन के कुछ इतिहासकार थे या साहित्यकार, उन्होंने युग चेतना का सिद्धांत दिया है। उन्होंने साहित्य इतिहास, साहित्य प्लस इतिहास सबसे बनाए, साहित्य प्लस इतिहास। तो उन्होंने साहित्य के इतिहास में युग चेतना का सिद्धांत दिया है। किन्होंने दिया? जर्मन चिंतकों ने। ये किसने दिया? जर्मन चिंतकों ने। युग चेतना का अर्थ होता है कि तत्कालीन युग की विचारधाराएं जो युगीन जीवन में चेतना का संचार करती हैं। तत्कालीन युग की विचारधाराएं, तत्कालीन युग की विचारधाराएं जो युगीन जीवन में चेतना का संचार करती हैं, चेतना का संचार करती है। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के रूप में करनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के अनुसार करनी चाहिए। तो यह है दोस्तों अपने आज हिंदी और साहित्य शब्द के बारे में चर्चा की कि हिंदी शब्द को कैसे बना कि प्राचीन काल में भारत में उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी बहती थी और भारत के प्राचीन काल में ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो ईरानी लोग हैं वो सैको है उच्चारित करते कि धैको दे और थैको पै। तो सिंधु से हिंदू शब्द बना। फिर भाषा की उच्चारण भिन्नता एवं परिवर्तनशीलता के कारण हिंदू से हिंद शब्द का विकास हुआ। हिंदू से दोस्तों कौन सा शब्द का विकास हुआ? फिर हिंदी शब्द का विकास हुआ। हिंद से फिर हिंद में एक प्रत्यय लगा करके हिंदी शब्द बना और हिंदी का अर्थ होता है हिंद का, और फिर हिंदी का लोप होकर के हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। तो संस्कृत भाषा का जो सिंधु है वो फारसी में क्या हो गया? हिंदू हो गया। इसलिए सिंधु नदी के पश्चिम में रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व की ओर के निवासियों को हिंदू का, उस भूभाग को हिंद का, और उनकी भाषा हिंदी कहलाई। तो यह है दोस्तों हिंदी शब्द किस भाषा का है? यह प्रश्न आ जाए कि हिंदी शब्द किस भाषा का, तो फारसी, पारसी या ईरानी, क्योंकि ईरान का प्राचीन काल में
पारसिया नाम भी था, और क्योंकि वहां पर पारसी लोग अधिक रहते थे, पारसी भाषा बोली जाती थी, वहां पर पारसी भाषा बोली जाती थी, इसलिए फारसी पारसी या ईरानी एक ही बात है। फिर ईरानियों या पारसी की उच्चारण भिन्नता एक भाषा की लगातार परिवर्तनशीलता के कारण हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई दोस्तों। फिर आता है साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति। साहित्य शब्द स प्लस हित प्लस ये के योग से बना है। इसका अर्थ होता है एकत्र करना, मिलना या गद्य एवं पद्य के लिए कल्पना प्रस्तुत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। फिर आगे आती है परिभाषाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो चित्त परिभाषा दी है उसमें चित्तवृत्ति शब्द को ध्यान में रख करके आपको यह परिभाषा याद करनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चित्तवृत्ति शब्द से जोड़ करके रखना है ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों चित्तवृत्ति का अर्थ होता है विशेषताएं, चित्तवृत्ति का अर्थ होता है दोस्तों विशेषताएं। फिर आगे जो परिभाषा दी है, हाँ, जो आगे जो 3 मोदे की जो परिभाषा आएगी दोस्तों यहां पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो जो 3 मोदे की जो अपनी परिभाषा थी वो है दोस्तों हिंदी शब्द की फारसी भाषा में है। फिर आगे चल करके 3 मोदे की जो परिभाषा थी है, तो 3 मोदी ने क्या कि जाति वातावरण और क्षण विशेष के आधार पर यह परिभाषा दी दोस्तों।